स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का IMAT 202 मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। अब इसको हम जो 2024-25 में हुआ उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो अब कुछ चीज़ें हम लिखे हुए हैं, पॉलिश लिखा गया है, देखो यहाँ समझते हैं। कह रहा है कि थीटा इज एन आर्गूमेंट ऑफ जेड, जो जेड कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका आर्गूमेंट थीटा होता है। तो कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ थीटा इज ए नॉट यूनिक, जो थीटा होता है आर्गूमेंट वो यूनिक नहीं होता है। इट इज ए डिफाइंड अप टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। वो जो आर्गूमेंट थीटा होता है यूनिक नहीं होता है, वो क्या होता है, डिफाइंड होता है, क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इन 2 पाई एन के मल्टीपल में डिफाइंड होता है। अब इसमें होता था प्रिंसिपल आर्गूमेंट, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल ARG Z से लिखते हैं। और इज द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल -पाई से पाई के बीच। ये याद ध्यान देना है, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखेंगे तो कैपिटल ARG Z लिखेंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z इज द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा देगा इन द इंटरवल, किसमें, ओपन क्लोज इंटरवल -पाई से पाई के बीच, और समटाइम्स क्लोज ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच डिस्कस करते हैं। अब देखा द जनरल आर्गूमेंट, इसको स्मॉल ARG Z से लिखते हैं, तो इसको कहते हैं जनरल आर्गूमेंट ऑफ Z। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ Z +2k पाई होता है, जहाँ फॉर एल के क्या बिलोंग करता है, इंटीजर ऑफ Z में करता है। द जनरल लॉगरिथम ऑफ Z जो होता है ये डिफाइन होता है लॉग Z से, क्या होगा, तो यह लॉग मॉड ऑफ Z प्लस आई आर्गूमेंट ऑफ Z। तो फ्रॉम 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा कि द जनरल लॉगरिथम ऑफ Z जो होगा ये लॉग ऑफ मॉड Z प्लस आई आर्गूमेंट ऑफ Z इक्वेशन 1 से रखेंगे, तो क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ Z प्रिंसिपल आर्गूमेंट +2k पाई। तो फॉर एल के बिलोंग्स टू Z, तो यहाँ से हो जाएगा जनरल लॉगरिथम ऑफ Z बराबर लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस आई प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ Z +2k पाई आई फॉर k बिलोंग्स टू Z। तो यह ध्यान देना है कि हमारा जो जनरल लॉगरिथम ऑफ Z क्या होता है, और यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होता है, जनरल आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमको कंसीडर करना है, क्या करना है, कंसीडर करना है। फर्स्ट कर रहा है कि लेट Z इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर लेट Z इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल तो देन साइन स्क्वायर Z प्लस कॉस स्क्वायर Z क्या होगा, 1। यह स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड कर रहा है कि लेट Z इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल, लेट Z इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल तो देन साइन 2Z क्या होता है, 2 साइन Z कॉस Z होता है। तो बोथ 1 और 2 ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड कह रहा है कि लेट Z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो देन यूज ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू। इसमें से ट्रू कौन सा होगा, और इसमें से ट्रू देखो फर्स्ट होगा, क्योंकि साइन आई जेड बराबर आई साइन हाइपरबोलिक जेड होता है, साइन आई जेड बराबर आई साइन हाइपरबोलिक जेड होता है, जहाँ आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो है फर्स्ट क्या है, ट्रू हो जा रहा है, फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, करेक्ट, लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और साइन हाइपरबोलिक जेड एंड कॉस हाइपरबोलिक जेड डिनोट द हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन ऑफ जेड रिस्पेक्टिवली। तो देन द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड माइनस कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड एक्सपोनेंशियल के टर्म में कैसे डिफाइन होता है, तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड जो होता है e की पावर जेड माइनस e की पावर -z/2 होता है।
और cos हाइपरबोलिक ऑफ जेड होता है e के पावर जेड प्लस e के पावर माइनस जेड बाई 2 होता है। अब दोनों साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड और cos हाइपरबोलिक ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे, रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, यह माइनस ई के पावर माइनस जेड आएगा, माइनस ई के पावर माइनस जेड आएगा। यानी ऑप्शन हमारा जो ए ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ एक आ रहा है कि इफ जेड इज ए, इफ थीटा नहीं सॉरी थीटा इज ए रियल नंबर, थीटा क्या है, रियल नंबर है, तो देन द वैल्यू ऑफ ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ई के पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई के पावर माइनस आई थीटा का होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर आई थीटा अब प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, और इस साइड में भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 कॉस थीटा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में करा है कि लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो दैट साइन जेड इज इक्वल टू, तो साइन देखो जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो साइन जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के टर्म पूछ रहा है, तो साइन जेड क्या होगा, ई के पावर आई जेड माइनस ई के पावर माइनस आई जेड अपन 2y होता है। ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन हमारे सी में है। ये ऑप्शन कौन सा है, सी में, तो सी वाला सही हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लेना है कि साइन जेड जो एक्सपोनेंशियल के टर्म होता है, तो ई के पावर आई जेड माइनस ई के पावर माइनस आई जेड अपॉन 2y होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन एक आ रहा है कि लेट जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड log ऑफ जेड डिनोट्स द जनरल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ जेड। ध्यान देना है, जो log ऑफ जेड डिनोट्स किसी को किया जाता है तो जनरल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ जेड, तो देन log ऑफ जेड क्या होगा, तो जनरल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ जेड, जो अभी हमने जस्ट इसके पहले चर्चा कर रहे थे, तो क्या होगा log ऑफ मॉड जेड प्लस आई आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई आई, और k बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेकेंड देखो, अब ये क्वेश्चन और 7th में देखते हैं। 7th में हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो होता है ई के पावर एक्स को, तो ई के पावर एक्स को हम लिखते हैं क्या, सॉरी यार जो ई के पावर एक्स को हम जानते हैं कि ई के पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट सो 1 होता है। अब इसको जब समेसन के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स के पावर समेसन एक्स के पावर एन अपन फैक्टोरियल एन, और एन वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जब रखेंगे तो यह हमारा जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा। अब इसमें से कह रहा है कि ये याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको याद कर लेना कि आगे यूज़ करेंगे हम ई के पावर जो एक्स होता है वो समेसन के फॉर्म में क्या होता है, समेसन एक्स के पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी होता है। अब करें कि 7 देखते हैं। करें कि लेट जेड इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल, जेड इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल, तो देन साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब जेड कम्प्लेक्स वेरिएबल है तो साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, ई के पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड अपॉन 2 होता है। कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है ई के पावर जेड प्लस ई के पावर माइनस जेड अपॉन 2 होता है। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ऐड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखो जब ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक जेड, जब इसको भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ई के पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड अपन 2 प्लस कॉस का ई के पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड अपन 2 हो जाएगा।
अब ध्यान देना है, सबका एलसीएम ले लोगे। अब इसको सेपरेट करेंगे हम, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाए, देखो अब इसको देखो 2 सब में आएगा, तो मान लो कि यह एलसीएम 2 ले लिया सबके हमने, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, तो फाइनली क्या होगा 2e⁻z/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा e⁻z आएगा। तो e⁻z कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 देखते हैं, करें कि लेट z इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी हमने बता रहे थे कि जो e⁻x होता है, समेशन क्या होता है, समेशन x⁻n अपन फैक्टोरियल n, और n वेरी फ्रॉम 0 to ∞ होता है। अब क्या किया है, x की जगह z रख दिया है। अब जहाँ हम रखेंगे x की जगह z, तो कौन सा इसमें होगा, यानी डी वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। e⁻z बराबर होगा z⁻n अपन फैक्टोरियल n, और समेशन यानी e⁻z बराबर समेशन z⁻n अपन फैक्टोरियल n वेरी फ्रॉम 0 to ∞। तो ये ऑप्शन याद हो जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल को समेशन के फॉर्म में कैसे लिखा गया है। ठीक है, यह देख लेने। अब देखो 9th क्या कर रहा है, 9th थोड़ा सा समझते हैं। 9th में यह है, कह रहा है कि डिफाइन दी फंक्शंस एफ फ्रॉम, फंक्शन क्या है, जो एफ है ये डिफाइन किया जा रहा है R2 × R पे डिफाइन किया जा रहा है। अब कह रहा है कि बाई तो जो फंक्शंस है एफ एक्स कमा वाई, ये किसके बराबर है, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, और जहाँ फॉर आर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R2 में, तो वे आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, तो देन इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब इसको लास्ट में सॉल्व किए हैं, देख लेना। लेकिन इसमें से क्या होगा, तो कह रहा है कि जो फंक्शन एक्स वाई होगा हैज़ ए सेटल पॉइंट होगा, इसका जो डिफाइन द फंक्शन इतना किया गया है, तो कह रहा है कि वेयर आई इज द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, देन क्या होगा कि जो फंक्शन एक्स वाई है हैज़ ए सेटल पॉइंट एट द पॉइंट 0 0 रखेगा। जो फंक्शंस है, ठीक है, एक्स वाई हैज़ ए सेटल पॉइंट रखेगा, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट 0 0 पर रखेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सी सही हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, कर रहा है तो वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू निकालना है। आप ध्यान देना है कि लिमिट की वैल्यू क्या निकालना है, कि हमको लिमिट ऑफ, अब यहाँ जो लिमिट दिया गया है एक्स कमा वाई, यह टेंस टू किसको दिया गया है, 1 1। अब यहाँ ध्यान, यहाँ फंक्शन दिया गया है। अब समझना है फंक्शन में जो दिख रहा है कि x² + y² और 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 नहीं, नीचे 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यह है x² + y² अपन x² + y³ प्लस 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं। तो जब रखोगे, इसका मतलब हुआ कि यह हुआ x बराबर 1 और y बराबर जब 1 रखोगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 2/3 आ जाएगी। तो इसमें से ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। 11 का रहा है, डिफाइंड ए फंक्शन से या फ्रॉम R2 × R बाई एफ एक्स वाई बराबर x² + y² अपन 1, जहाँ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसकी वैल्यू 1 है, कब, जब एक्स वाई बराबर 0 है। तो कह रहा है कि यानी इसको थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि जो फंक्शन हमको डिफाइन किया गया है एफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या है, x² है प्लस y² है। कब है, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। अब 1 कब है, जब एक्स वाई हो रहा है किसके, 0 0 के बराबर। तो कह रहा है कि वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो देन इसमें से फंक्शन एफ के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा। अब इसमें जो फंक्शन से एफ होगा वो एफ इज नॉट काउंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट 0 0। काउंटिन्यूअस के लिए लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू कौन होना चाहिए। ठीक है, तो
यह इस केस में इक्वल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह भी ये नॉट कंटिन्यूअस हो रहा है एट द पॉइंट 0 0 पे, यानी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करें इफ log 1 प्लस आई डिनोट्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 1 प्लस आई, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 1 प्लस आई, तो देन द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस आई इज, तो सिंपल है, तो क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ जेड क्या है 1 प्लस आई, तो ये 1 के स्क्वायर अंडर रूट और 2 के स्क्वायर, तो मॉड इंटू हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, 10 इनवर्स आई 10 इनवर्स क्या होता है वाई बाई एक्स, तो 1 आएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ ये फार्मूला भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ लिखा भी है, नीचे लिखा है कि इन एक्स का मतलब नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं इसको, जो इन एक्स होता है इसको नेचुरल लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ई के पावर आई इज वेयर आई स्क्वायर बराबर, यहाँ थोड़ा समझ लेना है। कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई के पावर आई, और जहाँ कह रहा है कि आई का स्क्वायर बराबर -1, ये आई नहीं है, ये आई का स्क्वायर है, -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ई के पावर आई के पावर आई, तो क्या होगा, ई के पावर -π/2, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ई के पावर -π/2, ये ध्यान देना है। और 14 देखो कह रहा है कि फॉर ईच इंटीजर के द वैल्यू ऑफ ई के पावर 2k/i। अब जानते हैं कि देखो ई के पावर आई थीटा क्या जानते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो पढ़े हैं ना, जब ये पढ़े हैं तो इसमें थीटा, देखो थीटा की जगह क्या कर दिया है 2k/, कर दिया है, तो 2k/, रख देते हैं, तो cos 2k/, प्लस आई साइन 2k/। अब जानते हैं cos 2k/, जहाँ k इंटीजर है, तो पाई के यानी 2π के मल्टीपल में जो वैल्यू आती है 1 होती है, साइन 2π की वैल्यू में क्या होती है 0 होती है, तो 1 + i0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, 15 चलते हैं। 15 कह रहा है कि लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देन वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स जेड इज। अब ध्यान देना है, करे कि जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स जेड, तो साइन इनवर्स जेड की वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट वाला याद कर लेना है कि -i log स्क्वायर ब्रैकेट में आई जेड प्लस आई 1 - जेड का होल स्क्वायर के पावर 1/2 होता है। साइन इनवर्स जेड क्या होता है, -i log स्क्वायर ब्रैकेट में आई जेड प्लस 1 - जेड का स्क्वायर का पावर 1/2, ये याद कर लेना ऑप्शन इसमें से ए सही हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं 16 में यह किया जा रहा है कि डिफाइन द फंक्शन या फ्रॉम R2 × R, कह रहा है कि R2 × R है, तो जो फंक्शंस दिया गया है, फंक्शन की वैल्यू कर रही है कि xy/x का स्क्वायर y का स्क्वायर दिया गया है, फॉर xy बिलोंग्स टू R2 दिया गया है, और R2 में क्या कर रहा है 0 0 निकाल दिया जा रहा है। देन दी रिपीटेड लिमिट x = 0, लिमिट y = 0, फंक्शन ऑफ xy, और लिमिट क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ xy r क्या होंगे, दोनों पॉइंट पर होंगे, तो कह रहा है कि r 0 0 पर होंगे, दोनों पॉइंट क्या होंगे 0 0 पर ही होंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें ए ट्रू हो जाएगा। 70 देखो करेगा डिफाइंड ए फंक्शन से फ्रॉम R2 × R
बाई एफ एक्स वाई, तो एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये कब है? जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है और अल्फा जब एक्स वाई बराबर 0 0 है। तो कह रहा कि एफ इज ए कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट 0 0। जब एक्स बराबर कॉन्टिन्यूस है तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अब देखो कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा? जो लिमिट की वैल्यू आएगी, नहीं अल्फा की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यानी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट 0 आएगी और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0 बराबर होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगी? ध्यान देना है कि जो लिमिट की वैल्यू होती है, यानी फंक्शन की वैल्यू, मान लीजिए फंक्शन ऑफ 0 0 पर हम चेक करेंगे, वो क्या दिया गया है? अल्फा दिया गया है। और लिमिट हमने जो चेक किया फंक्शंस का, तो वो भी 0 है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें से सी सही हो जाएगा। अब देखो लिख रहा है 18 क्वेश्चन, कह रहा है कि सबसेट बना कैसे कट कर दे रहा है। कह रहा है कि इज द सेट, इसको क्या मानना है? सेट मान रहा है। यह सेट किसका है? आप कॉम्प्लेक्स नंबर का है। जैसे सी जानते हैं, सी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। इसीलिए क्या कर रहा है? इसको सी मान के चलो, तो एक्सटेंडर सी मान के चलते हैं। तो डिफाइन ए फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है या फ्रॉम किस पे? सी इंटू सी पे बाई ए एफ जेड। जो कह रहा है कि जो ए एफ जेड है वो क्या है? ई के पावर जेड है का, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सी में बिलोंग करता है। तो देन द पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एफ जेड, पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एफ जेड कितना होगा? अब जानते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एफ जेड जो दिया गया है ई के पावर जेड दिया गया है। जो फंक्शन पीरियड ऑफ जो फंक्शन एफ जेड दिया गया है क्या है? ई के पावर जेड। और जो ई के पावर जेड दिया गया है तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का पीरियड कितना होता है? 2πi। तो 2πi कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अब ध्यान दो, ये लिखे कुछ चीज़ें हम कि dy/dx फंक्शन से एफ माइनस वाई डैश और डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स करें कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। अब देखो यहाँ जो लिखा गया है इसको समझ लेते हैं। करें कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फंक्शंस आई, यानी फंक्शनल आई दिया गया है कि इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स टू बी द एक्सट्रीमम इज ए। एक्सट्रीमम पूछ रहा है, तो एक्सट्रीमम के लिए क्या होगा? ये जो लिखे हैं ऊपर क्या होगा? ये डी बाई डी एक्स और स्क्वायर ऊपर से फंक्शन ऑफ एफ माइनस वाई डैश और डेल एफ अपन डेल वाई होता है, वाई डैश डेल वाई डैश और क्या होता है? फिर डेल एफ बाई डेल एक्स होता है। यह ध्यान देना है। अब इसमें देखो कहाँ दिया गया है? ऑप्शन में हमको ये ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अब जो ऑप्शन ए में दिया गया तो डेल बाई डेल आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, डेल बाई डेल एक्स ही है, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा। एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश और डेल एफ बाई डेल एक्स है, यस का लिखा गया है। तो इसको इस ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला ओरिजिनल याद रखना चाहिए, जो बुक पढ़ रहे होंगे उस बुक में उसी से कंपेयर कर लेना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन से ये कर रहा है कि द कर्व y बराबर वाई एक्स विच एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल आई इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 12xy पुस्तक 1 dx y0 बराबर 0 y1 बराबर 1 सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? ये जो ऑप्शन ए दिया गया ये सेटिस्फाई करेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, यहाँ जगह ना मिल पाने की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें 21 में कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फंक्शनल आई
इंटीग्रेशन ए से बी एक्स वाई वाई डैश डी एक्स टू बी एक्सट्रीमम। अब ध्यान देना, जो एक्सट्रीमम निकालते हैं तो द यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन, ठीक है। तो यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन से क्या होता है, डेल एफ बाई डेल वाई, यहाँ लिखे हैं डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, छूट गया है, यहाँ एक्स कर लेना, डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स कर लेना है, छूट गया है, डी बाई डी एक्स, और क्या होता है डेल एफ बाई डेल वाई डैश, यही फार्मूला होता है, या इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो इसमें से कौन सा आएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ये कौन सा हुआ सही, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। यही क्या कहलाता है हमारा, एक्सट्रीमम कहलाता है द यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ तो लिखे भी हैं हम, लिखे हैं कि द फंक्शनल इज ए गिवन बाई आई। मान लो कोई फंक्शनल हमको गिवन है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर डी एक्स। द लैग्रेंजियन इज ए एल मान लेते हैं वाई वाई डैश, तो क्या दिया गया है वाई प्लस वाई डैश का स्क्वायर। द यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन इज डेल एल बाई डेल वाई, जैसे एल माने हैं तो डेल एल बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स और डेल एल बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई वाई डैश का होल स्क्वायर डी एक्स, वाई जीरो बराबर जीरो, वाई वन बराबर 1/4। तब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, क्या आएगा, यह आ जाएगा ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करना, जो फार्मूला लिखा गया उसी से ये याद कर लेना, ये फार्मूला एकदम याद कर लेना है कि कोई भी फंक्शनल इज ए गिवन बाई आई 0 से 1 और क्या दिया वाई प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर दिया, यानी वाई का ही फंक्शन दिया रहेगा डी एक्स। तो द लैग्रेंजियन इज एल मान लेंगे, वाई वाई डैश जो फंक्शन दिया तो वाई प्लस वाई डैश का स्क्वायर दिया गया है। तो यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, डेल एल बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स और डेल एल बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। इसी से सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमको निकल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें से ऑप्शन बी सही है इसका। अब देखते हो 24, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि लेट या फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई इंटू आर इज ए 2 पाई इज ए पीरियाडिक फंक्शन। इस फंक्शन का जो पीरियाडिक फंक्शन है कितना है, 2 पाई है, एंड इट इज ए डिफाइंड बाई एफ एक्स डिफाइन किया गया है। एफ एक्स डिफाइन किया गया है कि इसकी वैल्यू 0 है, कब, जब एक्स की वैल्यू जब माइनस पाई से ग्रेटर और लेस देन आर इक्वल टू 0 हो रही है तो 0 है। और एफ एक्स की वैल्यू एक्स कब है, जब एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो रही है और लेस देन आर इक्वल टू पाई हो रही है। तो लेट जो a0/2 प्लस समेसन एन वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट में an cos nx प्लस bn sin nx इज द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स कहलाएगा। तो देन द वैल्यू ऑफ a0 क्या होगी। तो अब यही समझना है कि वैल्यू ऑफ a0 क्या होगी। तो अब ये समझो कि जो वैल्यू ऑफ a0 क्या होती है, तो वैल्यू ऑफ पहले हमने समझते हैं कि an क्या होती है, ये निकालना रहता है, फार्मूला याद कर लेना। जो वैल्यू ऑफ an होती है यहाँ लिखे हैं, ध्यान देना है। वैल्यू ऑफ an क्या होती है, 1/पाई होती है, 1/पाई होती है, और इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, क्योंकि ऊपर डिफाइन नहीं था, माइनस पाई से पाई के बीच। और फंक्शन साहब क्या है, एफ एक्स और कॉस एन एक्स क्या होगा, कॉस एन एक्स और डी एक्स होता है, कॉस एन एक्स डी एक्स होता है, कॉस एन एक्स और डी एक्स होता है। तो इससे हमने क्या करेंगे, कहाँ गया, जो 1 मिनट, तो हमारा यह जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा सही करते हैं।
ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ ध्यान देना। तो ए एन बराबर होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है। अब इसमें क्या करना है, हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ वैल्यू रहा है कि ए जीरो क्या है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या करेंगे, ए एन की जगह हम जीरो रख देंगे। जब जीरो रखेंगे तो बात तो ठीक है, लेकिन देखो जो ये लिमिट है माइनस पाई से पाई के बीच ये डिफाइंड किया गया है। इसमें फंक्शन क्या है, एफ एक्स डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है तो फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। तो माइनस पाई से जीरो के बीच फंक्शन की वैल्यू जीरो है, एफ एक्स की वैल्यू जीरो है तो काश भी जीरो हो जाएगी। और डी एक्स और जीरो से पाई/2 के बीच वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू देखो अभी हमने बताया था फंक्शन की वैल्यू क्या है। ऊपर देखो देखो करा कि जब हम लिमिट लेंगे माइनस पाई से जीरो के बीच तो उसमें एफ एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू कास एन एक्स लिखेंगे, कास एन एक्स ये भी सब जीरो हो जाएगा। अब प्लस, अब जब जीरो से दूसरा लिमिट लिखेंगे जीरो से पाई के बीच तो उसमें एक्स वैल्यू हो जा रही है और एन की जगह तो हम जीरो रखेंगे ही तो कास एन एक्स कास जीरो 1 हो जाएगी। कास जीरो क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस फार्मूले का यूज कर लिया। फार्मूले क्या किया, ए एन बराबर 1/n। इन कोई भी आपका फोरियर सीरीज मिल जाएगा एफ एक्स के लिए तो ए एन की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है। अब इसमें जो फंक्शन एफ एक्स होता है वो इंटरवल में डिवाइड होता है तो इसको भी ही माइनस पाई से पाई वाले को हम ब्रेक करते हैं और कॉस एन एक्स होता है तो एन बराबर जीरो रखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व कर दिए गए हैं, यहाँ क्या कर दिया गया, हम एक्सपेंड कर दिए हैं। अब ध्यान दो, अब इसको सॉल्व करोगे तो यह जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही हो जाएगा और एक्स का x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा फाइनली π²/2। अब जब इसको सॉल्व करो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो π/2 होगा। तो π/2 ऑप्शन कौन सा हो रहा है, सी सही हो रहा है। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ देखो कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश किए हैं, अब इस चीज़ों को समझते हैं। अब देखो कह रहा है, बातें समझते हैं। कह रहा है कि फोरियर कोफिशिएंट ए एन एन बी एन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शंस एफ एक्स होता है विथ पीरियड इज 2π। अब ये समझो कि कोई भी फोरियर कोफिशिएंट्स ए एन बी एन फॉर ए पीरियोडिक फंक्शंस एफ एक्स विथ ए पीरियड ऑफ 2π, इतना चीज़ें दिया गया है कि कोई फोरियर कोफिशिएंट क्या है, ए एन है और बी एन है और जो फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स है। जब पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स है तो उसका पीरियड भी होगा तो पीरियड ऑफ 2π है। तो आर ए एन की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है और बी एन की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स होती है। तो ये याद कर लेना है ए एन बी एन निकालने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते क्या है। आगे यह है कि 24 कह रहा है कि लेट या फ्रॉम क्लोज इंटरवल सॉरी अब ये थोड़ा सा करें कि लेट ए फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस पाई से पाई इंटू आर इज ए पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2π है। तो इफ ए 0/2 प्लस समेसन एन वेरी फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स इज द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स है तो देन वैल्यू क्या होगी। तो इसमें वैल्यू हमको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 1 सही दिख रहा है कि एन की वैल्यू होगी 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और बी एन की वैल्यू होगी 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई और एफ एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स होगा। तो इसको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 25 में ये देखो करा है कि लेट दी फंक्शन एफ टी एंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ
कैप ओमेगा बोथ बिलोंग्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यानी L1/R, देन which of the following इंटीग्रल डिनोट्स द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ डैश ओमेगा निकालना है। एफ डैश ओमेगा क्या होगा, यानी एफ कैप ओमेगा मान सकते हो इसको। तो यह कहने का मतलब यह है कि सिंपल हमको निकालना है क्या है, जैसे हमने ओमेगा के टर्म में इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कौन सा होगा, तो जो यानी एफ ओमेगा, ध्यान देना है कि एफ डैश ओमेगा जो दिया गया है बस सिंबल से दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ ओमेगा दिया गया है तो ई के पावर क्या हो जाएगा आई ओमेगा टी, और फंक्शन क्या है यहाँ पर, तो एफ डैश ओमेगा डी ओमेगा हो जाएगा, जहाँ ओमेगा बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओमेगा का है। ठीक है, तो यह याद कर लेंगे हम। अब ओमेगा की जगह किताब में किसी और पब्लिकेशन में अलग दिया हो तो उसके हिसाब से आप पढ़ लेंगे। अब इस 26 कह रहा है कि एफ कैप ओमेगा एफ जी कैप ओमेगा डिनोट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस एफ टी जी टी रिस्पेक्टिवली, यानी एफ टी जो फंक्शन है इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है उसको हम एफ, यानी कहने का मतलब ये समझते हैं कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल एफ लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, तो कह रहे जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी होगा उसी को हम एफ कैप ओमेगा से डिनोट करना है, एफ कैप ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। उसी तरह फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका लिख रहे हैं हम, जी टी का लिख रहे हैं, तो इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, जी कैप ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। बस ये नोटेशन बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि वेयर ओमेगा बिलोंग्स टू आर, तो देन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशन यानी कन्वोल्यूशंस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशंस टी स्टार जी ऑफ, यहाँ टी स्टार जी न होकर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ होना चाहिए कि एफ स्टार जी ऑफ टी इज ऑफ द फंक्शंस ऑफ किसका फंक्शन है, यह एफ टी एंड जी टी का फंक्शन है, एफ टी एंड जी टी का फंक्शन है। तो देन क्या होगा, यह एफ डैश एफ कैप ओमेगा और जी कैप ओमेगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। 27 देखते हैं, कह रहा है कि इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस एफ टी इज एफ कैप ओमेगा बिलोंग्स टू आर, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस एफ टी माइनस ए। अब ध्यान देना कि फंक्शन क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस ए और ए बिलोंग्स टू आर माइनस सिंगलटन सेट 0। यदि कहने का मतलब ये फार्मूला ही है, थ्योरम ही है। तो क्या होगा, ई के पावर माइनस आई ओमेगा, ई के पावर माइनस आई ए ओमेगा और एफ कैप ओमेगा और ओमेगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 28 कह रहा है कि इफ एफ कैप ओमेगा बी द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस एफ टी, तो देन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ ए टी, जहाँ ए ग्रेटर देन 0
ये भी थ्योरम ही है। तो 1 अपॉन ओमेगा यानी प्रॉपर्टी जब समझो या थ्योरम समझो तो 1 अपॉन नहीं यानी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी कितना होगा 1/a और एफ कैप ओमेगा बाई ए, एफ कैप ओमेगा बाई ए और ओमेगा बिलोंग्स टू आर। अब बस यही बात ध्यान में देखना है कि यहाँ कर रहा है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ क्या है एफ टी जो आएगा इसको क्या लिखा जा रहा है कि एफ डैश एक कैप ओमेगा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसे किसी किसी बुक में इसको एफ एस से डिनोट करता है तो उसके हिसाब से आदमी याद करता है। सॉरी कहाँ चला गया, तो उसके हिसाब से आदमी याद करता है। एक मिनट, ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं कि एफ समझते हैं एक बार कि कह रहा है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है, तो इसको ऐसा समझते हैं यानी ऐसा लिख देते हैं। या कह रहा है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है, ठीक है, तो इसको लिखा जा रहा है क्या एफ कैप ओमेगा लिखा जा रहा है। अब इसको किसी किसी बुक में एफ एस भी लिखता है, ठीक है, जैसे पढ़ी हूँ। अब बस इसी से कंपेयर कर लेना, अगर इसका फार्मूला याद किया उसी से इसका कंपेयर करके लिख देना है। अब पूछ रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा 1/a एफ कैप ओमेगा बाई ए ओमेगा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और 29 देखते हैं, इसका ऑप्शन अपना बी सही होगा। 29 देखते हैं, अरे कि डिफाइन ए फंक्शंस एफ फ्रॉम आर इंटू आर बाई एफ टी दिया है 1 कब है जब टी ए और ए के बीच लाई कर रहा है, जब टी की वैल्यू क्या हो रही है ग्रेटर दैन इक्वल टू ए लेस दैन इक्वल टू ए, तो इसकी वैल्यू 1 हो रही है। 0 तब रही है एफ टी की वैल्यू जब टी डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -a से a के बीच, वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, a इज क्या है एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो लेट एफ कैप ओमेगा बिलोंग्स टू आर डिनोट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी देन द वैल्यू ऑफ एफ कैप ओमेगा इज 2a होगा। तो इसका ऑप्शन ये होगा, सॉल्व किया है एफ कैप ओमेगा का जगह 0 तो -a से a 1 dt होगा, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन डिफाइंड है। तो 1 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा t आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को सॉल्व कर लेना है। और नेक्स्ट चलते हैं 30 करेगी, लेट एफ टी बिलोंग्स टू L1/R then which of the following integral denotes the Fourier transformation of the function ft। अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कैसे डिनोट किया जा रहा है -∞ से इन्फिनिटी, ये याद कर लेना फार्मूला है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ टी क्या होता है माइनस यानी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन -∞ से +∞ और e की पावर आई ओमेगा टी। अब यहाँ देखो ओमेगा के हिसाब से लिखा गया, ओमेगा भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। तो आई की पावर -आई ओमेगा टी एफ टी डी टी या ओमेगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा। अब देखो इसको करें कि लेट एफ फ्रॉम -पाई से एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल -पाई से पाई इंटू आर इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π विच इज ए डिफाइंड बाई एफ एक्स डिफाइन किया गया है कि इसकी वैल्यू -1 है कब
जब माइनस पाई से जीरो के बीच लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, जीरो से पाई के बीच लाई कर रहा है। और एक जो फंक्शन दिया गया a0 बराबर a0/2 प्लस समेसन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx इज द फोरियर ऑफ fx। तो an की वैल्यू क्या होगी, समझते हैं कि an की जो वैल्यू होती है, अभी हमने बताया था जस्ट इसके पहले, तो जो an की वैल्यू होती है कितनी होती है, a1/पाई और इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, और फंक्शन जो दिया गया था फंक्शन fx दिया गया है और cos nx dx होता है। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ देखो देखिए लिखा हुआ गया है, या हमने लिखे हुए हैं। अब इसके हिसाब से चलेंगे तो n बराबर कर देते हैं, हम 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a0 1/पाई माइनस पाई से पाई fx dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसको इंटरवल को हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग थ्रू कर दिया, और 1 भी 0 रखे तभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 रहेगी। 1 रखेंगे तभी 0 आएगी, 2 रखेंगे तभी 0 आएगी। तो करें कि an की वैल्यू हर an के लिए कौन सा ट्रू होगा, तो इसमें हमको कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, ऑप्शन हमारा ट्रू हो रहा है बी, यानी an की वैल्यू 0 होगी, फॉर ऑल n की वैल्यू 0 होगी तभी 1 होगी तभी 2 होगी डॉट सो ऑन। तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ चीज़ें लिखा गया है, थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि द फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शंस, ध्यान देना है, जो फोरियर सीरीज होगा फॉर एन इवन फंक्शन विल ओनली कंटेन्स कांस्टेंट एंड कोसाइन टर्म्स। जो फोरियर सीरीज में इवन फंक्शन होगा वह ओनली कंटेन्स करेगा, या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा या कोसाइन टर्म्स होगा इवन फंक्शन में। फोरियर सीरीज फॉर ए ऑड फंक्शंस विल ओनली कंटेन्स ए साइन टर्म्स। जब हमारा फोरियर सीरीज ऑड फंक्शन होगा तो ओनली कंटेन्स करेगा साइन टर्म्स। जब फोरियर सीरीज हमारा इवन फंक्शंस होगा तो वो कंटेन्स करेगा कांस्टेंट और कोसाइन टर्म्स। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेट ए फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस पाई से पाई इंटू आर बी ए 2 पाई पीरियोडिक फंक्शंस वी सेटिस्फाई द डिरिचलेट्स कंडीशंस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू। अब इसमें से कौन सा ट्रू है, तो देखो ट्रू हमको दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका लिए ट्रू है। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन, करा कि इफ एफ एक्स इज ए इवन फंक्शंस, अभी पढ़ाए थे जब कोई भी इवन फंक्शन होगा तो देन फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स कॉन्टेंस कोसाइन टर्म्स या कांस्टेंट ओनली। तो करा कि कॉन्टेंस कोसाइन टर्म्स ओनली, तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो एंड भी है तो ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन द फोरियर सीरीज कंटिन्यूअस टर्म, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। भी सी देखते हैं, एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शंस, नहीं ये भी गलत है, कोसाइन टर्म नहीं होगा। नन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए ही टिक मारो, ऑप्शन ए टिक क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए टिक करेक्ट हो जाएगा। कि अगर एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन होगा तो देन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स कॉन्टेंस कोसाइन फंक्शंस ओनली। ठीक है, जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा फोरियर सीरीज में तो कोसाइन टर्म्स रखेगा, और जब ऑड फंक्शन होगा तो साइन टर्म रखेगा। अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन ए सही। अब ध्यान दो, करेंगे डिफाइन ए फंक्शन या फ्रॉम क्लोज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी इंटू बार एफ टी बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर टी फॉर हर टी बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, तो देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। एकदम सिंपल है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी निकलना है, और एफ टी कितना दिया गया है साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी का तो लाप्लास हमको पता नहीं है, साइन टी का लाप्लास पता है, कॉस टी क्या है, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कॉस 2t/2,
अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन स्क्वायर टी का निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके निकालेंगे भी तो यह हो जाएगा, देखो वो 1/2 कॉमन लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos 2t निकालेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 को अभी ध्यान से समझना है कि इसमें p के टर्म दिया गया है, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 को लिखते थे 1/s लिखते थे, ध्यान देना है। अब यहाँ s की जगह p यूज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने क्या कर देंगे 1/p लिख देंगे, जिस फार्म में दिया गया वहाँ लिख देंगे हम। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2t, तो क्या होता है cos 2t का होता है s/s² प्लस a², तो जहाँ s था वहाँ p लिख देना है, तो p/p² प्लस 2² कर देंगे, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ए वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप sin² t निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, करा 34 करा कि एफ एफ टी बराबर एफ इनवर्स एफ एक्स, एफ टी बराबर एफ इनवर्स एफ एक्स वेयर एफ एस बराबर 1/s+1s+2 डिनोट्स द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, तो देन एफ टी का होगा इक्वल होगा, यानी कहने का मतलब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, ये भी सिंपल है। तो क्या इतना आना चाहिए इसका e⁻t माइनस e⁻−2t, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यह ऑप्शन इसमें से ए ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि सॉल्व कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि लेट वाई टी इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश टी प्लस वाई टी इक्वल टू 1 y0 बराबर 0, तो देन दी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी, तो ये भी आसान है, जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/s+1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अब यहाँ चीज़ें कुछ लिखे हैं, थोड़ा समझते हैं क्या लिखे हैं। करा है कि अब यहाँ समझते हैं, लिखा गया कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी विथ पीरियड इज ए टी, कोई पीरियोडिक फंक्शन है एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन एफ टी विथ पीरियड इज ए कैपिटल टी इज ए गिवन बाई एफ एस बराबर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी बराबर एफ एस होता है। जब इसको लिखेंगे पीरियोडिक फंक्शन है तो 1/1 माइनस e⁻−st और इंटीग्रेशन 0 से t e⁻−st एफ टी डी टी होता है, यह थ्योरम ही है। तो अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी विथ पीरियड टी दिया गया है तो गिवन बाई एफ एस बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी, जब फंक्शन को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1/1 माइनस e⁻−st और इंटीग्रेशन 0 से t e⁻−st एफ टी डी टी होता है। तो अब इसमें करा देखो, करा है कि लेट एफ टी, इसको याद कर लेना, ध्यान देना है, लेट एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ विथ पीरियड टी, लेट एफ टी इज आल्सो पीसवाइज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। If Fs बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी डिनोट्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, तो देन Fs इज इक्वल टू, तो Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसमें से हमारा सही कौन सा होगा, अब ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम इसको याद कर लेंगे, 1/1 माइनस e⁻−st 0 से t e⁻−st एफ टी डी टी। अब देखो यहाँ यस जो लिखा गया है, अगर यहाँ यस लिखे हैं तो यहाँ भी यस होना चाहिए, ठीक है। तो यह 1/1 माइनस e⁻−st और इंटीग्रेशन 0 से t जो होगा और e⁻−st यहाँ भी होना चाहिए और एफ टी डी टी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन सबसे सही लग रहा है हमको सी, ऑप्शन सी सही है। तो क्या होगा 1/1 माइनस e⁻−st इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ होना चाहिए e⁻−st होना चाहिए, एफ टी डी टी होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब कहोगे कि ये वही मिल रहा है कि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना,
तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 लेट ft इज ए पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। तो इफ लिमिट ऑफ, देखो यह है लिमिट टेंस टू 0 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये लाप्लास प्लस लिख दिया गया, ये जनरली हमारा क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी है, ठीक है। अब इसका जो लिमिट लोगे कितना आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है एंड ए फाइनाइट नंबर मिल रहा है सॉरी, फाइनाइट नंबर मिल रहा है। तो देन दी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी कितना आएगा, तो ये भी फार्मूला ही है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी बाई एफ एस कितना होता है, ये पढ़े थे ना। तो ये हमने पढ़े थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, और क्या पढ़े थे एफ यू डी यू पढ़े थे। अब यहाँ देखो इससे कंपेयर करो कौन हो रहा है, लिमिट यहाँ एस की जगह पी कर दिया, तो मान लेते हैं एस की जगह पी किया, कोई दिक्कत नहीं। तो पी से इन्फिनिटी फंक्शन यहाँ एफ यू डी एक्स, तो यहाँ यू की जगह एक्स कर दिया है, तो डी एक्स कर देंगे हम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओरिजिनल फार्मूला लिखेंगे और उसी से आप कंपेयर करके उसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ लिखा गया है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी के पावर एन, ये कितना होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस के पावर एन प्लस 1 होता है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई के पावर ए टी एफ टी कितना होता है, एफ एस माइनस ए होता है, ठीक है। वेयर जहाँ एफ एस क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी होता है। तो करें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी के पावर 50 अपॉन ई के पावर 3t। अब फार्मूला इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा देखो, तो फैक्टोरियल 50 अपॉन एस माइनस 3 के पावर 51 हो जाता है, क्योंकि एस प्लस 1 होता है। तो फैक्टोरियल 50 अपॉन एस माइनस 3 के पावर 51 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है, कह रहा है कि डिफाइन ए फंक्शन से फ्रॉम क्लोज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी इंटू आर बाई एफ टी बराबर टी के पावर 50 ई के पावर 3t जहाँ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी बराबर एफ एस डिनोट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। तो देन एफ एस इज इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल 50 अपॉन एस माइनस 3 के पावर 51, यानी ऑप्शन इसमें से होगा हमारा बी सही हो जाएगा। अभी जस्ट हमने ऊपर लिखे ही थे उसके हिसाब से, अभी लिखे ही थे ना हमने क्या लिखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एन बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स के पावर एन प्लस 1 होता है। और ये भी हमने लिखा था लाप्लास, अभी जैसे इसके पहले ही लिखा था, देखो यहीं पे या ई के पावर 80 एफ टी तो क्या होगा, एफ एस माइनस ए हो जाएगा, वही लिखा गया है इस वैल्यू का, तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 देखते हैं, 39 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ टी बराबर साइन टी। अगर कोई फंक्शन हमारा एफ टी बराबर साइन टी है तो इसका पीरियड को होता है, जानते हैं कि जो साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है। 40 देखते हैं, कह रहा है कि एफ टी इज ए पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। तो इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर एफ पी दिया गया, अब ध्यान देना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी बराबर
एफ पी दिया गया है, कहीं एफ एस लिखा रहता है, इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एफ टी, तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ यू डी यू क्या होगा। यानी यहाँ लिखा गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो से टी एफ यू डी यू क्या होगा, तो ये एफ पी बाई पी होगा। जैसे है ये एफ पी बाई पी क्या होगा, क्योंकि इसको हमने याद किया था किसके बराबर, एफ एस बाई एस। अब एस की जगह पी यूज कर लिया गया, तो एफ पी बाई पी हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूला याद कर लेना है। आगे चलते हैं। 41 करा है कि लेट एफ टी इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज ओपन इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा if f dash t is a piecewise continuous on closed open interval 0 से infinity, तो देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश टी निकालना है तो कितना होगा, तो ये होता है जैसे यस पढ़ते थे, ध्यान देना है इस फार्मूला क्या पढ़ते थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी, ठीक है ना, चाहे एफ डैश एफ स्मॉल एफ एस लिखते थे, तो ये होता था कितना एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी और माइनस एफ जीरो, जहाँ एस ग्रेटर देन ए लिखते थे। अब बस ध्यान ये देना है जहाँ हमारा एस था वहाँ पी लिख दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें से ए सही हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश टी का, तो पी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी माइनस एफ जीरो, जहाँ पी ग्रेटर देन अल्फ़ा और पी ग्रेटर देन एस पड़े होंगे, तो वहाँ से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 42 करें कि लेट अल्फ़ा इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स डिफाइंड ए फंक्शन। देखो एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, क्या फंक्शन है, यू अल्फ़ा टी बाई यू अल्फ़ा टी बराबर दिया गया कि 1 है जब इसकी वैल्यू टी ग्रेटर हो रही है अल्फ़ा से, 0 हो रही है जब टी लेस देन अल्फ़ा हो रही है, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू अल्फ़ा टी। तो यह भी सिंपल है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इंटरवल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फ़ा पी अपॉन पी होता है, कितना होता है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा पी अपॉन पी होता है जब पी ग्रेटर देन 0 होता है। यह थ्योरम से रिलेटेड ही है, तो किसी किसी बुक में लिखा रख गया ई के पावर माइनस ए एस अपॉन एस, चाहे एस ग्रेटर देन 0 है, तो इसी से रिलेटेड ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जब पी इज ए रियल पैरामीटर है। 43 समझते हैं। करें कि लेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन से एफ टी इज एफ एस, तो देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन टी एन एफ टी, तो वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी कितना होगा, -1 की पावर एन, और एन है डेरिवेटिव ऑफ एफ एस होता है। अब इससे रिलेट क्या होगा, -1 की पावर 1 एन है डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, करें कि लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी यानी एल एफ टी कोष्टक में यानी एल स्क्वायर ब्रैकेट में एफ टी डिनोट्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ टी, और लेट एफ एस बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी इफ जी टी दिया गया है कि एफ टी माइनस ए जब टी ग्रेटर देन ए है और 0 है जब टी लेस देन ए है, और वेयर ए ग्रेटर देन 0 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी क्या होगा, ई के पावर माइनस ए एस एफ एस होता है। ये भी थ्योरम ही है, तो ये याद कर लेना है, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जब इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या होगा, ई के पावर माइनस ए एस एफ एस होता है। अब यहाँ ए की जगह जो होगा ये लिख देंगे और कंपेयर कर लेते हैं, बस इसमें ए ही चेंज करता है, जो वैल्यू दिया गया है ए चेंज करता है। क्वेश्चन भी बन सकता है इससे भी। 45 करें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी फंक्शन एफ टी बराबर टी के पावर 4, तो टी के पावर क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन एस के पावर 4+1 है, पी के पावर 4+1, तो पी के टर्म दिया है तो पी के पावर 4+1, तो
पी के पावर क्या हो गया 4 + 1 5, तो अब फैक्टोरियल 4 में 24 हो जाएगा, 24 अपॉन पी के पावर 5, यानी ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2t डिनोट्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस f1t एंड f2t रिस्पेक्टिवली। तो द लिनियरिटी प्रॉपर्टी है यह। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t प्लस f2t इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2t हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखो 47 क्या है, 47 ये कह रहा है कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी बराबर साइन 3t दिया गया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3 क्या होगा, 3/x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बस यही कर दिया है, जहाँ हमने पढ़ा था यस तो यस की जगह पी यूज कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/p का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 48 देखते हैं, 48 कर रहा है कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी बराबर ई के पावर 3t है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी बराबर ई के पावर 3t है। तो क्या हुआ था, हमने पढ़े थे ये फार्मूला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई के पावर at कितना होता है बताओ। तो ये होता है 1/s माइनस ए होता है, जहाँ s ग्रेटर देन 0 होता है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो कौन होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 3t तो 1/s माइनस 3, जहाँ s ग्रेटर देन क्या होता है, a होता है, यहाँ a होता है। ठीक है ना, तो a क्या s माइनस ए, तो जिससे होगा उसे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 49 करा है कि एफ टी बराबर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस, वेयर एफ एस बराबर 1/x माइनस 4 के पावर 2 डिनोट्स द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस देन द फंक्शन ऑफ एफ टी। तो एफ टी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/x माइनस 4 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 1/x के पावर x माइनस 4 इससे निकालेंगे तो e के पावर 4t आ जाएगा, बच जाएगा 1/s स्क्वायर। तो 1/s स्क्वायर का लाप्लास क्या होगा, और t होगा। तो e के पावर 40t, यानी ऑप्शन हमारा इसमें से कौन आएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 50 देखते हैं। लेट एफ टी बराबर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस एंड जी टी बराबर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस डिनोट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एस रिस्पेक्टिवली। तो इफ एफ स्टार जी कैपिटल एफ स्टार कैपिटल जी ऑफ टी डिनोट द कन्वोलुशंस ऑफ द फंक्शंस एफ टी एंड जी टी। तो देन एफ, देखो इसके पहले क्वेश्चन आया था कन्वोलुशन थ्योरम से, तो वो हमारा लाप्लास से रिलेटेड था, ये फोर्मुला से रिलेटेड था। अब इसमें देखो क्या किया गया है, तो ये इनवर्स पूछ रहा है। तो इनवर्स क्या होगा इसका, 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होती है कैपिटल एफ स्टार कैपिटल जी ऑफ टी इक्वल किसके होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ यू और जी टी माइनस यू डी यू के बराबर होता है। एक इनवर्स कन्वोलुशन थ्योरम होता है, तो याद कर लेना है। अब यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू वॉच करने के लिए।